ये एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट कराया जाता है? इसमें सरकार ने कहा कि आप एक ऑल इंडिया बार एग्जाम देंगे, जिससे ये साबित होगा कि आप बार में प्रैक्टिस करने के योग्य हैं। तो आप यदि बार के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। ये देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बार का हिस्सा बनना है, तो आपको कुछ समय के लिए तो बार अलाउ करता है कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, लेकिन उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम 2 साल के अंदर पास कर लेना है ताकि आपकी एलिजिबिलिटी साबित हो जाए। तो ये बेसिक जानकारी का एग्ज़ाम है और ये बिल्कुल मैंडेटरी है। तो मुझे लगता है 52,000 कुछ बच्चे इसमें फेल कर गए थे। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को सीरियसली लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कैसा है, क्या है। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आपको पैटर्न का पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको पता ही है कि AIB के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कई तरह के बैरक वहाँ नहीं ले जा सकते। मुझे लगता है बच्चे यदि थोड़ी सी सलाह मानेंगे तो वो एग्ज़ाम बिल्कुल निकालेंगे, फेल नहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्ज़ाम की जो हर लॉ ग्रेजुएट के करियर के लिए मैंडेटरी है, द ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। तो अगर आप अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं देन दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। आज इस वीडियो में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के फाउंडर श्री आलोक कुमार रंजन सर, जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए गाइड करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर करवा देगा। तो वेलकम सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जी। तो सर, इस एग्ज़ाम को लेके ना बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक एक करके मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने रखती हूँ और वो सारे डाउट्स आप बच्चों के क्लियर करें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता। बिल्कुल जी। सर, ये AIB ही क्या होता है और ये एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट कराया जाता है? देखिए, AIB बेसिकली ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है। एक विद्यार्थी जब लॉ कर लेता है, LLB कर लेता है, तो उसको लॉ की जानकारी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने एक नया नियम लाया है। कई जगह लॉ की पढ़ाई में वो गुणवत्ता नहीं रहती, तो सरकार ने एक बेसिक एलिजिबिलिटी के लिए एक एग्ज़ाम बना दिया, जिसमें सरकार ने कहा कि आप एक ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देंगे, जिससे ये साबित होगा कि आप बार में प्रैक्टिस करने के योग्य हैं। तो उसी को आपने एक नाम दे दिया, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। तो जैसा आपको दिख रहा है नाम से भी कि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है और दूसरा ये पूरे बार का एग्ज़ाम है। तो आप यदि बार के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको ये परीक्षा देनी पड़ेगी और इस एग्ज़ाम देने से आपको मिलेगा क्या? तो आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिससे पता चलता है कि आप प्रैक्टिस करने के योग्य हैं और आप में वो बेसिक जानकारी है और आप में वो बेसिक क्षमता है। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट सवाल सर ये है कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए कौन एलिजिबल है और क्या ये मैंडेटरी है इस एग्ज़ाम को देना? ये देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बार का हिस्सा बनना है, तो आपको कुछ समय के लिए तो बार अलाउ करता है कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, लेकिन उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम 2 साल के अंदर पास कर लेना है ताकि आपकी एलिजिबिलिटी साबित हो जाए। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि लोग लॉ की डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन उनको लॉ की बेसिक जानकारी भी नहीं होती है। तो ये बेसिक जानकारी का एग्ज़ाम है और ये बिल्कुल मैंडेटरी है। ये बिल्कुल मैंडेटरी है। आप LLB करने के बाद 2 साल के अंदर, प्रैक्टिस करने के 2 साल के अंदर बेसिकली आप इस एग्ज़ाम को पास कर लें। इसमें कोई अटेम्प्ट का चक्कर नहीं है, तो आप अटेम्प्ट वगैरह दे सकते हैं बार, लेकिन आपको 2 साल के अंदर जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। यदि आपने आज से प्रैक्टिस शुरू की है और आप 2 साल में नहीं ले पा रहे हैं यदि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी सर, तो क्या ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है और इसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या मार्किंग स्कीम रहती है इस एग्ज़ाम के लिए? देखिए, इस एग्ज़ाम में जैसा कि सबको पता है, सर्वविदित है, अभी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 20 होगा, तो पिछले साल तक और इस साल भी उन्होंने क्वेश्चन का एक बाइफर्केशन दिया, जिसमें उन्होंने 100 क्वेश्चंस को दिया है। इसमें तकरीबन 100 सवाल आएंगे और 100 सवाल जो हैं वो विभिन्न विषयों से हैं। इसमें जैसा कि आप इस लिस्ट को, एक लिस्ट है उन्होंने जो जारी की है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम वालों ने, उन्होंने एक लिस्ट दिया है जिसमें वो बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से और CRPC, BNSS से और CPC से 10-10 सवाल आएंगे। तो इस तरह का इनका ये है कि भाई हर सब्जेक्ट से लगभग ये सवाल पूछते हैं। एविडेंस से पूछा है, ADR से पूछा है, फैमिली लॉ से। तो ये तरह के जो भी प्रैक्टिस में हमारे सवाल यूज होते हैं, तो 100 सवालों का ये जो है एग्ज़ाम होगा और 100 सवाल में से कम आपको इसमें 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ। हालांकि परीक्षा बहुत कठिन नहीं है ये,
लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार कई सारे बच्चे, मुझे यदि आंकड़ा सही ढंग से याद है तो मुझे लगता है 52,000 कुछ बच्चे इसमें फेल कर गए थे। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को सीरियसली लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कैसा है, क्या है, तभी आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। सर, स्टूडेंट्स ये प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? क्या बेयर एक्ट को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है? कैसे करें? देखिए, एग्ज़ाम जो जनरली होता है, इस प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर सवाल बेयर एक्ट ओरिएंटेड ही आते हैं। इस सेक्शन में क्या लिखा है, उस सेक्शन में क्या लिखा है। लेकिन इसके अलावा कुछ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा कुछ नए नए क्रिमिनल और नए नए डिफरेंट लेजिस्लेशंस पर सवाल आए हुए हैं। पीछे जो मैंने सवाल देखा, कई अमेंडमेंट पे सवाल आए हुए हैं, मैंने देखा किस ऑर्डर में क्या लिखा है, सीपीसी में ये भी सवाल पूछा है। तो इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बेयर एक्ट तो तैयारी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई शक सवाल नहीं हो सकता। लेकिन ये सही नहीं है कि सिर्फ बेयर एक्ट ही आता है। इसमें और भी चीज़ें आती है। लीगल जीके भी कहीं ना कहीं पूछा है, जैसे आपसे पूछा पिछली बार 2024 में कोई हाउसिंग एक्ट आया तो उसके बारे में सवाल पूछ लिया उन्होंने। तो इस तरह के सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पे सवाल पूछ लिया, तो इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। कुछ अप्लाइड क्वेश्चन भी पिछली बार उन्होंने पूछे, जिसमें उन्होंने कोई फैक्ट्स दे दिया और उसके बाद उन्होंने पूछा कि साहब इसमें आपको क्या सही ऑप्शन लग रहा है। तो इस तरह के भी सवाल आए। तो सिर्फ बेयर एक्ट ही नहीं है, लेकिन बेयर एक्ट बहुत ही ज़्यादा है। सर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्या वो ज़रूरी हैं इस एग्ज़ाम के लिए? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एग्ज़ाम के हर पहलू के बारे में बता देगा। यदि आप 2024 का सवाल देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि सवाल का जो दायरा है वो काफ़ी विस्तृत है। सिर्फ बेयर एक्ट से सवाल नहीं आए हैं, केस लॉ से भी सवाल आया है, नए लेजिस्लेशन से भी प्रश्न पूछे गए हैं, अमेंडमेंट से भी सवाल पूछा है, और कभी कभी सेक्शंस के अंदर भी जा करके उन्होंने सवाल पूछा है। सर, इस एग्ज़ाम के लिए आइडियल प्रिपरेशन टाइम क्या है? मतलब कितना टाइम लगता है? बच्चों को कब स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, चूँकि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे लॉ पूछे जाते हैं, बहुत सारे विषय आपको पढ़ने, और आपको पता ही होगा कई सारे विषय तो काफ़ी विशद हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, काफ़ी डिटेल वाले सब्जेक्ट हैं, आईपीसी है। तो मेरे ख्याल से चाहिए लोगों को पहले से शुरुआत करें। इसकी बेसिक जानकारी इकट्ठा करना है तो बहुत सरल भी नहीं होता है और बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन वो तैयारी पहले से शुरू करें। मुझे लगता है यदि वो 3 महीने पहले भी ढंग से सीरियस हो जाएँ और 6 महीने हो जाए तो और अच्छा है, तो तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक आपने तैयारी की बात की है, तो मैं आपको एक और बात इसमें बताना चाहूँगा कि भाई देखिए, तैयारी के लिए आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, आपको पैटर्न का पता नहीं चलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखिए और उसी तरह के क्वेश्चंस को और बनाइए। उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पेपर्स जो है आप सॉल्व करिए, ताकि आपको एक एडेप्टेबिलिटी हो जाए। मतलब सर, रोज़ एक क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करें? हाँ, कुछ ऐसा मतलब सॉल्व करें। आपने कॉन्ट्रैक्ट के ही क्वेश्चन उठा लिए, या आपने, उससे आपकी याददाश्त भी अच्छी होगी। जी। जैसा कि आपको पता है कि ये बेयर एक्ट ओरिएंटेड एग्जाम है, तो बेयर एक्ट से बहुत सारे सवाल आएंगे। जी। तो बेयर एक्ट की धाराओं से सवाल आएंगे। अब धाराओं को एग्जाम में बहुत जल्दी ढूंढ लेना भी आसान नहीं, जो पहले से पढ़ा नहीं रहेगा तो उसको समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आपको एक्ट का एक स्केलेटन पहले से पता हो। जैसे आप कोई भी एक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप बीएसए ही पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीएसए में कितने भाग हैं, कहाँ क्या लिखा है, एक रफ आइडिया आपको पहले से होना चाहिए। अदरवाइज वहाँ आप एग्ज़ाम में बैठ करके बिल्कुल आप सिफर से शुरुआत करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपका बेयर एक्ट का अध्ययन थोड़ा मोड़ा पहले से होना चाहिए। मतलब अपने बेयर एक्ट बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड करके रखें, पहले से ही मार्किंग कर ले, फ्लैग्स लगा लें, ये सब करके। हाँ, मार्किंग कर लें आप, लेकिन आपको पता ही है कि एआईबी के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कई तरह के बेयर एक्ट वहाँ नहीं ले जा सकते। आप वही बेयर एक्ट ले जा सकते हैं जो नोट्स और कमेंट्स जिनमें ना हो। तो आप उसमें ज़्यादा इधर उधर करेंगे मार्किंग वगैरह, तो हो सकता है उसमें परेशानी हो जाए। लेकिन आपको एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए, बेयर एक्ट में ये चीज़ यहाँ लिखी है, जी। बेयर एक्ट में ये बात यहाँ लिखी है, यह स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मैंने बीएसए की बात की, तो यदि मैं कहूँ भाई रेलिवेंट फैक्ट्स कहाँ से कहाँ तक, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अरेंज कहाँ है, क्योंकि आप बेयर एक्ट में खोजने नहीं जाएंगे बहुत सारी धाराएं, वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। जी जी।
तो सर ये जो हमारे जो नए क्रिमिनल लॉज अभी आए हैं, ये कितना सवाल पूछे जाएंगे इससे? देखिए, नए क्रिमिनल लॉ जो बीएनएसएस है, बीएसए है, बीएनएस है, उन सब पर सवाल पूछा जाएगा। और यदि आप ये क्वेश्चन का इनका पैटर्न देखेंगे जो इन्होंने अपनी जारी किए है, तो इन्होंने लिखा है कि ये बीएनएस से 10 सवाल पूछेंगे, आईपीसी से 8 सवाल पूछेंगे और एविडेंस से भी 8 सवाल पूछेंगे। तो इस तरह से 10 + 8 + 8 26 सवाल तो सिर्फ नए क्रिमिनल लॉ से पूछे जाएंगे। मैं आपको एक और बात यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि बार बार हम लोग बेयर एक्ट की बात कर रहे हैं। इनके क्वेश्चंस बहुत समय, यदि आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो इनके क्वेश्चंस जो है, अब की बार तो इन्होंने एक जगह सवाल दे दिया है, पहले के एग्ज़ाम में इन्होंने एक जगह सवाल भी नहीं दिया था। इस बार के सवाल में मैं देख पा रहा हूँ, जो पिछले बार सवाल हुआ है, इन्होंने सवाल एक जगह पूछा है एक सब्जेक्ट का। बट पहले क्या होता था कि एक जगह सवाल नहीं होता था, तो इससे एक समस्या आती थी बच्चों को। यदि मान लीजिए कल को ऐसा हो भी जाए, तो मैं एक आपको छोटा सा तकनीक और तरकीब बताना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, आप ऐसा नहीं है कि आप सीपीसी के सवाल अभी बना रहे हैं, फिर आप दोबारा जाएंगे, फिर सीपीसी का बैरक खोलेंगे, फिर तीसरा सवाल कहीं और होगा तो फिर सीपीसी का। इसलिए आपको क्या करना है कि आप पूरे सवाल को एक बार देख लें। 100 सवाल होते हैं, बहुत सवाल है नहीं। आप सीपीसी के हर सवाल को देख करके आप मार्क कर लें उसमें सीपीसी अपने प्रश्न पत्र में, ताकि आप सीपीसी के बैरक को खोलें तो एक ही बार खोलें। बार बार आप बैरक पे जाएंगे, बार बार समझ आया करेंगे तो शायद आपको सहूलियत नहीं होगी और परेशानी ज़्यादा होगी। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप एक ही बार में एक पेपर का सवाल पूरा बनाएं। और बहुत सारे लोग अच्छे से नहीं पढ़े होते तो उनको खोजने में और समय लगेगा। तो इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप एक सब्जेक्ट का सारा सवाल, हालांकि देख रहा हूँ मैं पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें उन्होंने एक सब्जेक्ट का सवाल एक जगह पूछा है, लेकिन पहले ऐसा कभी कभी नहीं भी हुआ है, उन्होंने स्कैटर्ड क्वेश्चन भी पूछ दिए हैं। सर आप इस एग्ज़ाम के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल रिकमेंड करते हैं कि वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा, अगर एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्लियर? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी जो मुझे समझ में आता है कि ये AIB का एग्ज़ाम है और उसमें बेयर एक्ट का सेक्शंस का बहुत बड़ा रोल है। तो पहले तो बच्चों को चाहिए कि वो मास्टरी करें अपने कंटेंट्स वाले पेज पर। अपने कंटेंट्स वाले पेज पर मास्टरी करें, कहने का मतलब है कि हर बेयर एक्ट में आप देखते होंगे पहले कंटेंट्स का पेज होता है, उन चीज़ों पर जाएं वो। उससे क्या होगा कि उनको एक लय ताल मिल जाएगा, अच्छा इस सब्जेक्ट में ये चीज़ यहाँ है। जैसे आप BNSS की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर ज्यूरिसडिक्शन आता है, ज्यूरिसडिक्शन के बाद फिर कॉग्निजेंस आता है, कॉग्निजेंस के बाद फिर कंप्लेंट आता है, कंप्लेंट के बाद फिर इशू ऑफ प्रोसेस आता है, फिर उसके बाद चार्ज आता है, फिर उसके बाद ट्रायल आता है। देखिए, उनको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हमारे बेयर एक्ट में सेक्शंस अरेंज हैं, इससे आपको बड़ी सहूलियत मिलेगी। और ये आपको अरेंजमेंट सेक्शंस के कंटेंट्स पेज में ही दिख जाएंगे। और कई बार आपको ऐसा भी दिखेगा कि जो सवाल आए हुए हैं उसमें जो लाइन लिखी हुई है वो कंटेंट्स के पेज से ही आप पकड़ लेंगे कि इस धारा का ये सवाल है। तो आपका समय बच जाएगा और आपको बेयर एक्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस तैयारी में कि आप जो है बेयर एक्ट का सहारा अच्छे से लें, बेयर एक्ट को आप ध्यान से देखें। जैसे कि हम लोग भी बेयर एक्ट पब्लिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं बेयर एक्ट में कि हर बेयर एक्ट के पीछे 1 वर्ड बनाते हैं, जिससे बेयर एक्ट के सेक्शंस को याद करने में बड़ी सहूलियत होती है। जैसे आप मान लीजिए कि BNSS पढ़ने गए और आप इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमने एक इन्वेस्टिगेशन का 1 वर्ड का चैप्टर बना दिया कि पहले इन्फॉर्मेशन आएगा, इन्फॉर्मेशन किस चीज़ का आएगा तो कॉग्निजेबल का आएगा, उसके बाद किसका आएगा तो नॉन, तो मैंने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल उसी तरह से एक चार्ट बना दिया। 167 में क्या आएगा तो रिमांड आएगा, वो 187 हो गया, या 164 में क्या आएगा तो कन्फेशन आएगा, वो 183 और BNSS हो गया। तो उसका एक वर्ड बना दे, 164 कन्फेशन, 165 सर्च, तो अब 183 हो गया वो BNSS में कन्फेशन, 184 सर्च हो गया, 187 पहले भी रिमांड था अब भी रिमांड है। तो हमने 1 वर्ड बना करके बेयर एक्ट के पीछे लिख दिया एम्बिशन के बेयर एक्ट में, ताकि बच्चे को पढ़ने में बहुत सहूलियत हो, इससे बड़ी आसानी होती है। जहाँ तक आपने मेटल का बात पूछा आगे, मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खूब अच्छे से करें। देखिए, आपकी क्षमता पर भी निर्भर करता है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाएंगे तो एक तो आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी किस तरह के सवाल आते हैं, फिर आप मॉडल क्वेश्चंस बनाएं उसी के, कुछ टेस्ट पेपर सॉल्व कर लें, मॉडल क्वेश्चन बना लें। कम से कम हर विषय के आप यदि 50-100 बनाते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ें इसमें आती है।
तो एक वो करें। तीसरा, यदि आपको लगता हो कि बेयर एक्ट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मॉडल क्वेश्चन से काम नहीं बन रहा है और मुझे और पढ़ना है जो हमारी वकालत में भी काम आएगा, तो फिर आप मेटल की ओर भी जा सकते हैं। आप वो भी ले सकते हैं। AIB का मेटल भी मिलता है, मार्केट में बहुत लोग मेटल बेचते होंगे। एम्बिशन पब्लिकेशंस का भी मेटल आता है, तो आप उसको देख सकते हैं। वो बहुत ही क्रिस्प है, अच्छा है, आपको एक बेसिक जानकारी भी देगा और शायद आपकी प्रैक्टिस में वो बहुत आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि आपको एक बेसिक जानकारी लॉ की पूरी मिल जाती है उसमें। तो आप इन चीज़ों को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। तो सर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर किसी को ये एग्ज़ाम क्लियर करना हो तो उसके लिए आप क्या उसको गाइड करेंगे? देखिए, तो एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो पहले तो आप 3, 4, 5, 6 महीने पहले इस तैयारी को शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, फिर मैं कहूँगा प्रैक्टिस पेपर्स बनाइए और बेयर एक्ट को क्वेश्चन के साथ साथ ही देखिए। देखिए, आपका मेन मसला है, आपको बेयर एक्ट के सेक्शंस पता होने चाहिए। तो पता करने के लिए क्वेश्चन कैन बी वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जो आपको बताएगा अच्छा ये चीज़ यहाँ लिखी है, वो चीज़ वहाँ लिखी है, और आप उसमें इंगेज रहेंगे और आपकी थोड़ी सी पढ़ने की क्षमता भी ज़्यादा होगी या तीव्र उसकी जो है लर्निंग होगी। तो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा करेंगे, याद भी आपको ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन याद करने के बहुत सारे ट्रिक्स टेक्निक्स हैं। आप ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के लिए, जैसा मैंने बताया कि अपने बेयर एक्ट के पीछे जो हमारे अदर बेयर एक्ट्स हैं, AIB बेयर एक्ट्स तो हम छापते ही है, जो अदर बेयर एक्ट्स में मैंने 1 वर्ड का एक चार्ट बनाया हुआ है। या आप YouTube चैनल पर जाएंगे एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के, तो वहाँ भी हमने बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स दिए हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि कैसे एक सब्जेक्ट के सेक्शंस को ध्यान करना है। उस पर हमने बताए हुए बहुत सारे ट्रिक्स टेक्निक्स, CPC के, CRPC के, IPC के, सबके बताए हुए, कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा उससे। सर, बच्चे लास्ट मिनट स्ट्रेस और ये पैनिक को कैसे अवॉइड करें? नहीं, देखिए, इसमें स्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लॉ कर चुके हैं या कर रहे हैं, लास्ट साल में हैं, आप लॉयर तो बनेंगे ही बनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और भी अच्छा करेंगे, आप जज भी बनेंगे। आपके पास एग्ज़ाम देने के लिए समय भी है, 2 साल का आपको मैंने बताया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्टेन करना है 2 साल में। तो ऐसा कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यदि तैयारी पहले से नहीं करेंगे, तैयारी ढंग से नहीं करेंगे, आप इसको बहुत लाइटली लेंगे, तो लास्ट में यदि आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं बेयर एक्ट बाजार से लाऊंगा और बेयर एक्ट लेकर के एग्ज़ाम हॉल में चला जाऊंगा और पास कर जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी आपकी। देखिए, मैंने पहले ही आपको आंकड़ा दिया था कि बहुत सारे बच्चे, लगभग 52,000 बच्चे फेल कर गए इस एग्ज़ाम में, जबकि 40% मार्क्स सिर्फ चाहिए पास करने के लिए, फिर भी 52,000 बच्चे फेल किए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब दुखद बात है कि 52,000 विद्यार्थियों ने उस स्तर तक नहीं पढ़ा जो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो उसके लिए आपको पहले से सावधान, सतर्क रहना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, थोड़ा बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और डिटेल में जाना चाहते हैं तो थोड़ा और मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर, आप इस शो पे आए। हमारा एग्ज़ाम 30 नवंबर को, जैसे आप सभी को पता है, और हम सर को बीच बीच में बुलाते रहेंगे अगर कोई भी बच्चों की क्वेरी हुई। तो सर, आप आगे भी आइए और बच्चों की क्वेरी सॉल्व करिए, और कोई भी लीगल टॉपिक अगर ऐसा है आपको लगता है कि जो बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप अपना ज्ञान इनके साथ शेयर करिए। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है बच्चे यदि थोड़ी सी सलाह मानेंगे तो वो एग्ज़ाम बिल्कुल निकालेंगे, फेल नहीं करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो AIB कोई बैरियर नहीं, बल्कि एक गेटवे है आपकी लीगल प्रैक्टिस के लिए। सही स्ट्रैटेजी और अच्छे मटेरियल के साथ आप अपने इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप सही और स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया है स्पेशल एडिशन बेयर एक्ट्स, जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए। आप एम्बिशन पब्लिकेशंस की वेबसाइट पे जाके ये पूरा सेट परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।